हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आज हम लोग विटामिन B3 पे जो है वो क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले हमने आपको विटामिन बी, ये हमारा जो क्वेश्चन का फॉर्मेशन चल रहा है, ये क्वेश्चन हम जो आपके समक्ष लेके आते हैं, ये पूरा विटामिन कॉम्प्लेक्स पे है, मतलब विटामिन से ही है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं। तो इसके पहले हमने विटामिन B1 करवाया, विटामिन B2 करवाया। आज का जो ये प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट में आपको विटामिन B3 पे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस विटामिन को एंटी पेलाग्रा विटामिन, निकोटिनामाइड विटामिन या पेलाग्रा प्रिवेंटिव न्यूट्रिशन विटामिन PP विटामिन के नाम से जाना जाता है? इसमें से कौन सा ऐसी विटामिन है जिसे एंटी पेलाग्रा विटामिन, निकोटिनामाइड विटामिन या पेलाग्रा प्रिवेंशन न्यूट्रिशन विटामिन के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन विटामिन B3, बी ऑप्शन विटामिन B4, सी ऑप्शन विटामिन B5, डी ऑप्शन विटामिन B1। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। विटामिन B3 जो है इसका आपका आंसर बिल्कुल सही होगा कि इसमें से एंटी पेलाग्रा विटामिन के नाम से हम विटामिन B3 को जानते हैं और किसे निकोटिनामाइड भी इसे कहा जाता है और क्या इसे निकोटिनामाइड विटामिन भी कहा जाता है। पेलाग्रा प्रिवेंटिव न्यूट्रिशन विटामिन के नाम से या इसी को हम PP विटामिन भी कहते हैं। कौन सा विटामिन? तो इसे PP विटामिन भी कहा जाता है। तो यह जो है आपका इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है विटामिन B3। इसके खोजकर्ता की बात करें तो खोजकर्ता इसके जो है वो फंक है। इसकी खोज फंक वैज्ञानिक ने की थी और जो है इसके कितने ग्राम 60 ग्राम ट्रिप्टोफेन के सेवन से जो है वो इसे क्या है, इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? तो जो 60 ग्राम अगर हम ट्रिप्टोफेन का सेवन करते हैं तो उससे 1.9 mg जो है वो या आपकी नियासिन की प्राप्ति होती है। तो अगर हम ट्रिप्टोफेन का सेवन कितने ग्राम करेंगे तो 60 mg करेंगे, सॉरी ग्राम नहीं mg में, तो कितने 1.9 जो है mg नियासिन की प्राप्ति होती है। बाकी ये जो है ये सारे विटामिन B4, विटामिन B5 इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। विटामिन B1 के बारे में हमने आपको इस प्रैक्टिस सेट में, इसके पहले के प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। इससे जो विटामिन B1 है इसे एंटी बेरी विटामिन के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम आपका थायमिन है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। विटामिन B3 निम्न में से किसके अवशोषण में बाधा उत्पन्न करता है? इसमें से विटामिन B3 जो है वो कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके अवशोषण में बाधा उत्पन्न करता है? ए ऑप्शन आपका एवर्डीन है, बी ऑप्शन आपका एरेचिन है और सी ऑप्शन आपका जीन है, डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो विटामिन B3 है यह आपके जो मक्के की प्रोटीन है, कौन सी प्रोटीन? मक्के में पाई जाने वाली जो आपकी जीन प्रोटीन है, इस जीन प्रोटीन के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करता है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह आपकी कौन सी प्रोटीन है? मक्के में पाई जाने वाली जो जीन प्रोटीन होती है, इसी के अवशोषण में, इसके ऑब्जॉर्वेशन में ये आपका बाधा उत्पन्न करता है। कौन सा विटामिन? विटामिन B3। और जो है यदि अधिक मात्रा में जो है मक्के का हम सेवन करते हैं, अधिक मात्रा में मक्का खाते हैं तो इससे नियासिन की कमी हो जाती है। ज्यादा मात्रा में मक्के के सेवन से हमारे शरीर में जो है वो नियासिन की कमी देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। प्रोटीन युक्त भोजन लेने पर उसमें से ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड शरीर में जाकर निम्न में से किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो प्रोटीन युक्त भोजन लेने से किससे, जब हम प्रोटीन युक्त भोजन लेते हैं तो उससे उसमें उपस्थित ट्रिप्टोफैन जो है अमीनो एसिड शरीर में जाकर किस रूप में परिवर्तित होता है? विटामिन B1 के रूप में परिवर्तित होता है, विटामिन B2 के रूप में, विटामिन B3 के रूप में या इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटीन युक्त भोजन लेने से उसमें उपस्थित ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड जो है वो किस में जाके परिवर्तित होता है? तो ये विटामिन B3 में जाके परिवर्तित हो जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन B3 को कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उबालने पर वह नष्ट हो जाता है? विटामिन B3 को जब हम तापमान मतलब कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसे उबालेंगे तो इसमें जो पोषक तत्व है इसके या इसकी जो मात्रा है वो नष्ट हो जाती है। ए ऑप्शन 120 डिग्री सेल्सियस से कम, 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक, ए एवं बी दोनों, और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन B3 को जब हम 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापक्रम पर इसे गर्म करते हैं तो यह विटामिन आपका नष्ट होने लगता है। अगर 120 डिग्री सेल्सियस पर इसे गर्म करते हैं तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर 120 डिग्री सेल्सियस से इससे अधिक तापक्रम पर इसे गर्म करते हैं तो जैसे ही तापक्रम की मात्रा बढ़ती है तुरंत ये विटामिन आपका जो है वो नष्ट होने लगता है। 120 डिग्री सेल्सियस पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बट 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक अगर इस तापक्रम पर इसे गर्म करेंगे तो यह जो है आपका नष्ट होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नियासिन निम्न में से किसके चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्या है नियासिन? मतलब विटामिन B3, इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके चयापचय, जिसके मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो है वो इंपॉर्टेंट आपकी भूमिका निभाता है? ए ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, बी ऑप्शन प्रोटीन, बी ऑप्शन वसा, सी ऑप्शन प्रोटीन और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो नियासिन जो है वो आपके कार्बोहाइड्रेट के भी चयापचय, कार्बोहाइड्रेट की जो टूटने की प्रक्रिया होती है, कार्बोहाइड्रेट जब अपने सबसे सरलतम रूप में टूटता है तो उसी प्रक्रिया को चयापचय कहते हैं। तो जिसका सरलतम जैसे दैट मीन्स जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में टूटता है तो ग्लूकोज के फॉर्म में टूटने की जो प्रक्रिया होती है उसी में विटामिन B3 जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वसा के भी टूटने में, वसा की जो प्रोसेस होती है ग्लिसरॉल के रूप में वो टूटता है तो उसमें भी उसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और प्रोटीन जो है, प्रोटीन आपके अमीनो एसिड के फॉर्म में उसे तोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सही आंसर इसका है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नियासिन निम्न में से किसके संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? किसके संश्लेषण में जो आपका नियासिन है यह नियासिन आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ए ऑप्शन वसा, बी प्रोटीन, सी खनिज लवण, डी विटामिन। तो नियासिन जो है इसमें से किसके संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यह जो है आपके वसा के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वसा के संश्लेषण में, वसा के जो इसका संश्लेषण, इसका जो ऑब्जर्वेशन होता है या इसका जो संश्लेषणकरण होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा विटामिन? आपका विटामिन B3 या विटामिन नियासिन। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन B3 के कार्य निम्न में से कौन कौन से हैं? कौन से कार्य आपके इसमें विटामिन B3 के अंतर्गत आते हैं? ए ऑप्शन आपका शारीरिक वृद्धि व विकास में सहायक, बी ऑप्शन त्वचा को कांतिमय बनाने में सहायक, सी आंखों को स्वस्थ रखने में सहायक और डी उपरोक्त सभी। तो विटामिन B3 की कार्यकी की बात करें तो शारीरिक वृद्धि व विकास में भी सहायता प्रदान करता है। हमारे शरीर में होने वाली जो कोशिकाओं में वृद्धि है उन कोशिकाओं की वृद्धि में जो है मतलब उनमें जो होने वाली वृद्धि है उस वृद्धि को बढ़ाने का भी कार्य करता है, उसके विकास में भी आपका सहायता प्रदान करता है। त्वचा को कांतिमय बनाने में सहायक, अगर विटामिन B3 की अच्छी खासी मात्रा हमारे त्वचा में रहती है तो त्वचा जो हमारी क्या है चमकदार कांतिमय आपको देखने के लिए मिलती है। आंखों को स्वस्थ रखने में सहायक, जो हमारी नेत्र होते हैं, हमारी जो आंखें होती है उनको स्वस्थ रखने में भी आपका विटामिन B3 या नियासिन जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 8, सिजोफ्रेनिया नामक मानसिक रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है? कौन सा रोग? आपका सिजोफ्रेनिया नामक रोग। और सिजोफ्रेनिया जो है वो रोग कैसे, कौन सा है? आपका मानसिक रोग है। कौन सा रोग है? आपका मानसिक विकार है। किस विकार के अंतर्गत आता है? तो ये मानसिक विकार के अंतर्गत आता है। इसमें किस तत्व की कमी से या किस विटामिन की कमी से यह रोग होता है? विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B3 है।
या इनमें से कोई नहीं। तो सिजोफ्रेनिया नामक जो आपकी बीमारी है, यह आपकी इससे प्रभावित होने वाला जो विटामिन है, मतलब यह जो हमारी किसकी कमी से, किसकी डिफिशियंसी से होता है, तो यह विटामिन B3 की डिफिशियंसी से होने वाला रोग है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आंसर इसका सही होगा? विटामिन B3 की कमी से यह होने वाला आपका रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 3DS रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? कौन सा रोग आपका? तो जो 3DS रोग है वह इसमें से कौन सी विटामिन की कमी से होने वाला होता है? विटामिन A, विटामिन B1, विटामिन B2 या विटामिन B3। तो 3DS रोग जो है इसमें से किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह जो विटामिन आपके B3 की कमी से होने वाला रोग है। 3DS रोग में आपका होता है क्या? कौन कौन से रोग आपको देखने के लिए मिलेगा? तो विटामिन B3 की कमी से आपका दो टाइप्स के रोग होते हैं, एक आपका 3DS होता है, दूसरा आपका 4DS होता है। पहला आपका 3DS के अंतर्गत आपका कौन कौन सा आता है? तो पहला आपका आएगा डायरिया, दूसरा डिमेंशिया और तीसरा डर्मेटाइटिस। इसे 3DS के नाम से जाना जाता है। और जब इसी में डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस में के साथ साथ डेथ जुड़ जाती है, मृत्यु जुड़ जाती है, तो यह जो आपका कहलाता है वो 4DS के अंतर्गत आता है। 3DS के अंतर्गत आपका डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस आता है, बट 4DS के अंतर्गत डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस और डेथ जो है ये आपका जुड़ जाता है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। स्मृति की हानि, उत्सुकता की समाप्त, निरक्षरता जैसे लक्षण निम्न में से किस बीमारी में परिलक्षित होते हैं? तो स्मृति की हानि, इसमें आपकी स्मृति की हानि होने लगती है, उत्सुकता की समाप्ति हो जाती है और निरक्षरता जैसे लक्षण, कैसे लक्षण? निरक्षरता जैसे लक्षण निम्न में से किस बीमारी में आपको परिलक्षित होते हैं, देखने के लिए मिलेगा? हमारी जो स्मृति है, मेमोरी है, उसमें कमी आने लगती है कि व्यक्ति किसी भी चीज को करने के लिए उत्सुक नहीं रखता, उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी है, जो किसी भी कार्य को करने की जो ललक है वह समाप्त होने लगती है और जो भी पढ़ा लिखा रहता है व्यक्ति उसको भूलने लगता है। तो इसमें से ये किस बीमारी में आपके परिलक्षित होते हैं? डायरिया का लक्षण है, डिमेंशिया का लक्षण है, डर्मेटाइटिस का लक्षण है या उपरोक्त सभी? तो यह जो लक्षण है वो आपको देखने के लिए किस बीमारी में मिलते हैं? तो यह जो लक्षण आपको देखने के लिए मिलेगा डिमेंशिया में। किसमें? आपका डिमेंशिया में। डायरिया में जो है वो आपका मतलब जो ये क्या है, आपके कॉन्स्टिपेशन से संबंधित बीमारी होती है। डर्मेटाइटिस जो है ये त्वचा से संबंधित आपकी बीमारी होती है। इसमें जो त्वचा है वो क्या होती है? प्रभावित होने लगती है। किसमें? आपकी डर्मेटाइटिस में। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। डिमेंशिया जो है इस बीमारी के लक्षण आपके अंतर्गत आते हैं। इसमें स्मृति की हानि होने लगती है, जो उत्सुकता है उत्सुकता की समाप्ति हो जाती है और निरक्षरता जो है ये भी आपका समाप्त हो जाता है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा बिल्कुल सही आंसर है? इसका जो आंसर है वो आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कैसल नेकलेस निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो कौन सा रोग आपका कैसल नेकलेस, इसमें से कैसल नेकलेस निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? ए ऑप्शन विटामिन B1, बी ऑप्शन विटामिन B2, सी ऑप्शन विटामिन B3 और डी ऑप्शन विटामिन B5। तो कैसल नेकलेस जो रोग है वह विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है। कौन सी विटामिन की? तो विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है। और इस रोग में होता क्या है? तो इस रोग में जो कैसल नेकलेस रोग में जो गले का पार्ट्स होता है, गले का जो भाग होता है, उस गले के भाग में घाव बन जाती है और कुछ समय बाद उसमें गले के भाग में घाव बन जाती है और उसमें लालिमा आ जाती है, मतलब लाल हो जाता है और उसमें कुछ समय के बाद जो है वो उसमें खुजली होने लगती है। तो कैसल नेकलेस मतलब हमारी जो ये आपकी ये ब्यूटी बोन्स होती है उसी से संबंधित ये क्या, उसी के आसपास ये जो है आपके देखने के लिए मिलता है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कथन है यदि शरीर में नियासिन की अधिकता होती है तो विषाक्तता देखने के लिए मिलती है। रीजन है त्वचा, नाक, कान, चेहरा लाल पड़ जाता है, साथ ही शरीर में चुभन सी होती है।
शरीर में नियासिन की अधिकता, अगर इसकी मात्रा हम अधिक ले लेते हैं या अधिक इसका सेवन कर लेते हैं तो इससे हमारे शरीर में क्या देखने के लिए मिलेगी? विषाक्तता। विषाक्तता मतलब ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर में विष उत्पन्न करते हैं, उन पदार्थों को विषाक्त पदार्थ के नाम से जाना जाता है और इनका निष्कासन होना नितांत आवश्यक है। प्रतिदिन हम इनको क्या करते, चाहे वो पसीने के माध्यम से इनका निष्कासन हो, चाहे स्टूल के माध्यम से हो, चाहे इनका जो है यूरिन के थ्रू हो, इनका निष्कासन जो है वो किसी न किसी माध्यम से आपके देखने के लिए मिलता है। तो विषाक्त पदार्थों का जो निष्कासन है वो इसकी अधिकता से विषाक्त पदार्थ जो होते हैं वो बनने लगते हैं, मतलब हमारे बॉडी में ये जो है बने रहते हैं, मतलब पड़े ही रहते हैं, इनका निष्कासन नहीं होता। कारण क्या है कि त्वचा, नाक, कान लाल, चेहरा लाल पड़ जाता है, साथ ही शरीर में चुभन सी होती है। अगर ऐसे विषाक्त पदार्थ जो है शरीर में इनकी मात्रा पड़ी रहती है तो हमारी त्वचा मतलब हमारी पूरी बॉडी में क्या करते, प्रभावित करते रहते हैं। तो असर्शन एवं रीजन दोनों सही है। असर्शन सही है परंतु रीजन गलत है, रीजन सही परंतु असर्शन गलत है, असर्शन एवं रीजन दोनों गलत है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि आपका असर्शन भी सही है और आपका रीजन भी सही है। दैट मीन्स कथन और कारण दोनों सही है। इसका जो दो कथन और कारण बिल्कुल दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन विटामिन B3 का सर्वोत्तम स्रोत है? इसमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो विटामिन B3 का सर्वोत्तम स्रोत है, मतलब इसमें सबसे अच्छी मात्रा विटामिन B3 की उपस्थित होती है? ए ऑप्शन आपका यकृत, बी मूंगफली, सी अंडा और डी शुष्क खमीर। तो जो आपका शुष्क खमीर होता है इसमें अच्छी खासी मात्रा आपकी विटामिन सी की उपस्थित होती है। इसका सर्वोत्तम स्रोत जो है वो आपका शुष्क खमीर होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा आंसर इसका सही होगा? तो इसका डी आंसर सही होगा। कितने प्रतिशत इसमें मात्रा इसकी उपस्थित होती है? तो लगभग 25 से 40% जो मात्रा है वो इसकी इसमें उपस्थित होती है। कितने प्रतिशत मात्रा? तो 25 से 40% जो मात्रा है वह इसमें उपस्थित होती है। और यकृत में इसकी कितनी मात्रा उपस्थित होती है? तो 16 से 20 mg प्रति 100 ग्राम। यकृत में विटामिन B3 की मात्रा कितनी उपस्थित होती है? तो 16 से 20 mg प्रति 100 ग्राम यकृत में उपस्थित होती है। और मूंगफली में इसकी कितनी मात्रा उपस्थित होती है? तो 14 से 15 mg प्रति 100 ग्राम जो है मूंगफली में इसकी मात्रा पाई जाती है। अंडा में इसकी कितनी मात्रा होती है? तो अंडे में 0.2 जो है इसकी मात्रा अंडे में उपस्थित होती है। बट यहाँ शुष्क खमीर की बात हो रही है तो शुष्क खमीर में जो आपका 25 to 40% मतलब 25 से 25 to 40% जो है इसकी मात्रा इसमें उपस्थित होती है। किसमें? आपका जो शुष्क खमीर होता है 25 से 40% जो मात्रा आपको देखने के लिए मिलेगी वो कितनी आपकी इसमें शुष्क खमीर में ये मात्रा आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से नियासिन की क्रियात्मक इकाई कौन सी है? इसमें से कौन सी आपकी जो नियासिन है उस नियासिन की क्रियात्मक इकाई है? ए ऑप्शन आपका डाइफास्फोपैराडीन न्यूक्लियोटाइड जिसे DPN कहा जाता है, ट्राइफास्फोपैराडीन न्यूक्लियोटाइड जिसे TPN कहा जाता है, ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो नियासिन की क्रियात्मक इकाई जो इसमें से कौन सी है? तो आपकी दोनों जो है ये नियासिन की क्रियात्मक इकाई के अंतर्गत आती है। डाइफास्फोपैराडीन न्यूक्लियोटाइड भी इसके अंतर्गत आता है और ट्राइफास्फोपैराडीन न्यूक्लियोटाइड भी इसके अंतर्गत आता है। ये दोनों जो है वो नियासिन की क्रियात्मक या विटामिन B3 की क्रियात्मक इकाई के अंतर्गत आती है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। NAD का पूर्ण रूप निम्न में से कौन सा है? क्या है? NAD जो है इसका पूर्ण रूप इसमें से कौन सा है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ट्राइफास्फोपैराडीन न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड या उपरोक्त सभी। तो NAD का पूर्ण रूप जो है आपका क्या है इसमें से? और NAD जो है ये क्या है आपके नियासिन में उपस्थित होता है, नियासिन में उपस्थित होता है। इसका पूर्ण रूप की बात करें तो इसका जो पूर्ण रूप है वो
न्यूक्लियोनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आरडीए। अब यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो आरडीए से। इसमें कितनी मात्रा आपकी उपस्थित होती है किन किन व्यक्तियों के लिए? आरडीए 2020 में एक सामान्य क्रियाशील व्यक्ति के लिए नियासिन की कितनी मात्रा प्रस्तावित की गई है? तो किसमें जो आरडीए 2020 में है, व्यक्ति कैसा है? सामान्य क्रियाशील है। कैसा व्यक्ति है आपका? तो सामान्य क्रियाशील व्यक्ति के लिए या पुरुष के लिए नियासिन की कितनी मात्रा प्रस्तावित की गई है? 14 mg पर डे, 18 mg पर डे, 23 mg पर डे या उपरोक्त सभी। तो आरडीए 2020 में सामान्य क्रियाशील व्यक्ति के लिए जो नियासिन की मात्रा प्रस्तावित की गई है, यह नियासिन की मात्रा आपकी 14 mg पर डे जो है वो प्रस्तावित की गई है। कितनी मात्रा? तो 14 mg पर डे जो है इसकी मात्रा इसमें प्रस्तावित की गई है। 18 mg पर डे किसकी है? तो मध्यम क्रियाशील व्यक्ति जो है, मध्यम क्रियाशील व्यक्ति की मात्रा जो आपकी नियासिन की है वो 18 mg पर डे है। और 23 mg क्या है? तो जो उच्च क्रियाशील व्यक्ति है, उच्च क्रियाशील व्यक्तियों में नियासिन की जो मात्रा है वो आपका 23 mg पर डे निर्धारित की गई है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 14 mg पर डे जो है इसकी मात्रा प्रस्तावित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक मध्यम क्रियाशील महिला के लिए आरडीए 2020 में नियासिन की कितनी मात्रा जो है वो प्रस्तावित की गई है? महिला क्या है आपकी? मध्यम क्रियाशील है। कैसी महिला है? मध्यम क्रियाशील महिला है। और इसके लिए आरडीए में जो नियासिन की मात्रा प्रस्तावित की गई है वह मात्रा आपकी कितनी है? 11 mg पर डे, 14 mg पर डे, 18 mg पर डे या इनमें से कोई नहीं। तो एक मध्यम क्रियाशील महिला के लिए आरडीए 2020 में जो नियासिन की मात्रा आपकी निर्धारित की गई है वो आपकी 14 mg पर डे। कितनी मात्रा? तो 14 mg पर डे इसकी मात्रा जो है वो निर्धारित की गई है। और क्या है? सामान्य क्रियाशील महिला 11 mg पर डे, ये मात्रा किसकी है? तो 11 mg पर डे जो है वो सामान्य क्रियाशील महिला, ऐसी महिला जो सामान्य वर्ग करती है उसके लिए यह मात्रा आपकी निर्धारित की गई है। और जो उच्च क्रियाशील महिला है 18 mg पर डे, ये उच्च क्रियाशील महिला के लिए जो है आरडीए में ये आपकी जो नियासिन की या विटामिन B3 की मात्रा आपकी निर्धारित की गई है। तो इसका जो आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 0 से 6 माह के शिशु के लिए नियासिन की कितनी मात्रा प्रस्तावित की गई है? कितने माह के शिशु के लिए? तो शिशु का जो है वो 0 से 6 माह का है। कितने माह का शिशु है? 0 से 6 माह का है। 0 से 6 माह शिशु के लिए नियासिन की कितनी मात्रा जो है वो प्रस्तावित की गई है? 2 mg पर डे, 5 mg पर डे, 7 mg पर डे या 9 mg पर डे। 2 mg पर डे, 5 mg पर डे, 7 mg पर डे और 9 mg पर डे। तो जो 0 से 6 माह के शिशु के लिए नियासिन की मात्रा आपकी प्रस्तावित की गई है वह आपकी कितनी है? तो यह जो आपकी मात्रा प्रस्तावित की गई है वह आपकी जो है मात्रा 2 mg पर डे। कितनी mg? तो 2 mg पर डे जो है यह मात्रा आपकी निर्धारित की गई है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 5 mg मात्रा जो है वो किसके लिए है? तो जो शिशु 6 से 12 माह का है। कितने माह का? 6 से 12 माह के शिशु के लिए जो है आपकी ये मात्रा आपकी निर्धारित की गई है। कितने माह के शिशु के लिए? तो 6 से 12 माह का जो शिशु है, इस 6 से 12 माह के शिशु के लिए यह मात्रा आपकी निर्धारित की गई है। कौन सी मात्रा? तो ये वाली मात्रा। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है कि 6 से 12 के लिए इसकी है। और 7 mg किसके लिए निर्धारित की गई है? तो 7 mg जो है वो 1 से 3 वर्ष के बच्चे के लिए। कितने वर्ष के लिए? तो 1 से 3 वर्ष का जो बच्चा होता है उसके लिए आपकी 7 mg नियासिन की मात्रा प्रस्तावित है। 9 mg किसके लिए? तो 4 से 6 वर्ष का जो बच्चा होता है उसके लिए 9 mg जो है वो नियासिन की मात्रा प्रस्तावित की गई है। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19। 7 से 9 वर्ष
के बच्चों के लिए आरडीए 2020 में नियासिन की कितनी मात्रा प्रस्तावित की गई है? कितने वर्ष का बालक है? तो बालक जो है वो आपका 7 से 9 वर्ष। कितने वर्ष का बालक है? तो बालक जो है वो आपका 7 से 9 वर्ष का है। इसके लिए नियासिन की जो मात्रा प्रस्तावित की गई वो कितनी मात्रा आपकी प्रस्तावित की गई है? तो यह जो आपकी नियासिन की मात्रा है वो बालक कितने वर्ष का है? बालक 7 से 9 वर्ष का है। कितने वर्ष का? 7 से 9 वर्ष का बालक है। इसके लिए प्रस्तावित मात्रा है 11 mg पर डे, 15 mg पर डे, 16 mg पर डे या 20 mg पर डे। तो 7 से 9 वर्ष के जो बालक हैं इनके लिए नियासिन की जो मात्रा निर्धारित की गई है वो आपकी 11 mg पर डे। कितनी? आपकी 11 mg पर डे जो है ये मात्रा आपकी निर्धारित की गई है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 11 mg पर डे जो है यह मात्रा आपकी निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। आरडीए 2020 के अनुसार 13 से 15 वर्ष के बालक के लिए नियासिन की कितनी मात्रा प्रस्तावित की गई है? बालक कितने वर्ष का है? 13 से 15 वर्ष का। कितने वर्ष का बालक है? तो बालक जो है वो 13 से 15 वर्ष का है और इसके लिए नियासिन की जो मात्रा प्रस्तावित आपकी की गई है कितनी है? 19 mg पर डे, 15 mg पर डे, 22 mg पर डे या इनमें से कोई नहीं। तो आरडीए 2020 के अनुसार 13 से 15 वर्ष के बालक के लिए जो नियासिन की मात्रा प्रस्तावित की गई है वह आपकी 15 mg पर डे। कितनी आपकी? तो जो 15 mg पर डे है यह मात्रा आपकी निर्धारित की गई है। 19 mg पर डे ये किसके लिए निर्धारित की गई है? तो 19 mg पर डे जो है वो आपकी 10 से 12 वर्ष का जो बालक है उसके लिए यह मात्रा आपकी निर्धारित की गई है। कितने वर्ष का बालक? तो जो 10 से 12 वर्ष के बालक होते हैं इन बालकों के लिए 19 mg आपकी जो है वो नियासिन की मात्रा निर्धारित की गई है। 22 mg पर डे की जो है कि ये किसके लिए निर्धारित की गई है? तो जो 16 से 18 वर्ष का बालक होता है उसके लिए जो है आपकी किसकी मात्रा? नियासिन की मात्रा प्रस्तावित की गई है। 18 वर्ष के बालक के लिए जो है आपकी 22 mg पर डे ये नियासिन की मात्रा है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। आरडीए 2020 के अनुसार 10 से 12 वर्ष के बालिका के लिए नियासिन की कितनी मात्रा प्रस्तावित की गई है? किसके अनुसार? तो आरडीए 2020 के अनुसार कितने वर्ष की बालिका है? तो बालिका जो है वो हमारी 10 से 12 वर्ष की बालिका है। कितने वर्ष की बालिका है? 10 से 12 वर्ष की बालिका है और इसके लिए जो नियासिन की मात्रा प्रस्तावित की गई वो कितनी है? ए ऑप्शन 14 mg पर डे, बी ऑप्शन 16 mg पर डे, सी ऑप्शन 17 mg पर डे या डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो आरडीए 2020 के अनुसार 10 से 12 वर्ष की बालिका के लिए जो आपकी नियासिन की मात्रा प्रस्तावित की गई है वह मात्रा आपकी 14 mg पर डे है। कितनी है आपकी? 14 mg पर डे जो है वो आपकी यह मात्रा आपकी निर्धारित की गई है और इसके बाद जो है 14 mg से पर डे ये क्या है? 10 से 12 वर्ष की बालिका के लिए है। 16 mg पर डे जो है वो कितने वर्ष की बालिका के लिए है? तो 13 से 15 वर्ष की बालिका के लिए जो आपकी मात्रा निर्धारित है वो 16 mg पर डे है और 17 mg पर डे कितने वर्ष की बालिका के लिए है? तो 16 से 18 वर्ष की जो बालिका है उसके लिए कितनी मात्रा आपकी निर्धारित की गई है? तो 17 mg पर डे जो है वो 16 से 18 वर्ष की बालिका के लिए जो है ये मात्रा निर्धारित की गई है। ये रहा हमारा आज का जो है विटामिन B3 पर जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं, ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करवाया है। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। आज की क्लास को यही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।